हमारे साथ गेस्ट का पैनल जुड़ चुका है। डॉक्टर अनिल गुप्ता हैं, प्रवक्ता है बीजेपी के, हमारे साथ जुड़ गए हैं। साथ ही संजीव श्रीवास्तव जी हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। और निरंजन पोद्दार जी भी हमारे साथ जुड़ गए, राजनीतिक विश्लेषक है, उनका भी स्वागत। साथ निरंजन जी भी जुड़े हुए हैं। निरंजन जी, आपका रुख करते हुए आपसे जानना चाहूंगी, राजनीतिक तौर पर क्या संभावनाएं लग रही हैं? देखिए, आज ग्लोबल टाइम्स, यानी कि सिर्फ भारत में ही नहीं, सिर्फ अपने देश में ही जिक्र नहीं हो रहा एग्जिट पोल का, सिर्फ भारत के लोगों की ही नजर नहीं टिकी हुई है, बल्कि विदेश में भी बैठे लोग इंतजार कर रहे हैं कि सबसे ज्यादा लोकप्रिय नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की क्या वापसी होगी भारत में। और अगर वापसी होती है तो चाइना खुद अपनी तरफ से एक इनिशिएट ले रहा है, एक कदम आगे बढ़ा रहा है, जिसके जरिए दिखाने की कोशिश ये हो रही है कि अगर पीएम मोदी आते हैं, पीएम बनते हैं, तो चाइना के साथ रिश्ते और बढ़िया होंगे और अच्छे होंगे। तो क्या संभावनाएं लगती हैं राजनीतिक तौर पर? देखिए प्रीति जी, इस चीज को आपको समझना पड़ेगा। चुनाव तो भारत के अंदर मेरे हिसाब से आज के 10 वर्ष पहले भी हुआ करते थे, लेकिन इतनी क्यूरियोसिटी कहूं या इतनी जिज्ञासा कहूं विश्व के अंदर कभी आपने देखी है कि भारत के चुनाव परिणामों का क्या चुनाव परिणामों के ऊपर जिस तरीके से पूरे विश्व के जो अग्रणी देश हैं उनकी नजरें टिकी हुई है, और वहां पे यानी कि भारत से ज्यादा जिज्ञासा या उत्सुकता आज विश्व बिरादरी देखती है। तो इसका क्या कारण है? इसका कारण ये है कि जिस तरीके से पिछले 8-10 वर्षों के अंदर भारत ने अपनी आत्मबल को पहचाना है, और भारत ने अपने आप को, जिसको कहते हैं कि एक प्रतिकार करना सीखा है, चाहे सीमाओं के ऊपर हो, चाहे वो आंतरिक भारत के अंदर हो, या चाहे समझ लीजिए विदेशी धरती पे जाकर के अगर कोई कार्रवाई करनी पड़े तो उससे भी नहीं चूक रहा। तो कहने का तात्पर्य ये, इसलिए आज जो विश्व बिरादरी है वो इस चीज को समझ रहा है कि जो भारत आज तक अपेक्षु था, वो भारत आज की तारीख में लोगों को सापेक्ष हो रहा है। कैसे आपने देखा होगा कि जिस तरीके से आज कई जगह ऐसे मौके आपको नजर आएंगे कि जहां पे ऐसा लगेगा कि ये चीजें पहले भारत कभी नहीं करता था। कुछ महाशक्तियां थी जो इन चीजों को, जैसे किसी का कोई जहाज अगर अगवा हो गया, अगर जहाज के ऊपर कब्जा कर लिया, समुद्री डकैतों ने कब्जा कर लिया, तो उस जहाज को, दूसरे देशों के जहाज की बात बता रहा हूं, तो उनको छुड़ाने के लिए कुछ महाशक्तियां होती थी जो केवल वो ही कार्रवाई करती थी। आज भारत की नौसेना वहां जाती है और उन चीजों के ऊपर कार्रवाई करती है। आज जिस तरीके से अगर मान लीजिए एक विश्व के अंदर महामारी आती है तो भारत कई देशों के साथ डट के खड़ा हो जाता है, उनको कुनैन की गोली भी भेजता है, और उनको अपने यहाँ स्वदेशी निर्मित वैक्सीन भी भेजता है, और लोगों को गेहूं भी देता है, लोगों को चावल भी देता है। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि आज जिस तरीके से भारत आर्थिक रूप से, सामरिक रूप से, और जिसको कहते हैं एक आत्मिक रूप से, यानी कि आत्मबल का जो एक वो है, तो इसी को कहते हैं। और देखिए, हमारे तो शास्त्रों में और हमारी संस्कृति के अंदर अगर आप चीज देखेंगे तो ये सारी की सारी चीजें आपको परिलक्षित हो जाएगी। आज अगर मैं सनातन के किसी भी देवी देवता की आप फोटो उठा करके देख लीजिए, उसके अंदर आपको क्या नजर आएगा? पहली बात, उनके चेहरे के ऊपर करुणा और एक मुस्कान नजर आएगी। चाहे भगवान राम की देख लीजिए, चाहे देवी माता की देख लीजिए, चाहे लक्ष्मी माता की देख लीजिए, चाहे सरस्वती माता की देख लीजिए, पहली बात उनके चेहरों के ऊपर एक करुणा भरी मुस्कान नजर आएगी, और एक हाथ में शस्त्र नजर आएगा और एक हाथ से आशीर्वाद नजर आएगा। तो ये तो हमारे पूर्वजों ने, हमारे शास्त्रों ने हमें ये चीज सिखाई है कि आप शस्त्र में भी आप सामर्थ्यवान हो और शास्त्र में भी आप सामर्थ्यवान हो। और इसी को कहते हैं, क्योंकि जैसे पहले हमारे यहाँ हुआ करता था, देखिए आप किसी को कितनी अप्रिय लगे, लेकिन केवल अगर आप ये सोचें कि भाई केवल क्षमा से या केवल अहिंसा से सब कुछ हो जाएगा, ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ कहा जाता है ना कि क्षमा सोबती उस भुजंग को जिसके कंठ में गरल हो, उसको क्या जो नीर सीर सरल हो। तो अगर आप में दंड देने की शक्ति है, तभी आपकी जो क्षमाशीलता है वो कहीं ना कहीं मायने रखती है प्रीति जी। और आज भारत कदाचित, चाहे सांस्कृतिक रूप से, चाहे आध्यात्मिक रूप से, चाहे आप आर्थिक रूप से, चाहे सामरिक रूप से, आज जिस तरीके से भारत ने अपनी शक्ति पहचानी है, और जैसे यानी कह सकते हैं कि जो भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, जो हमारी एक पहचान जो कभी विलुप्त
हो गई थी, कहीं ना कहीं वो पहचान अब भारत को मिल रही है। और निरंजन जी देखिए, ये नया भारत है, 2047 तक का विजन जो है भारतीय जनता पार्टी ने, एनडीए ने तय किया है कि 2047 तक देश को उस स्थान पर लाना है जिसकी कल्पना कभी किसी ने नहीं की होगी, सर्वश्रेष्ठ भारत को बनाना है। ऐसे में राजनीतिक तौर पर देखिए एक सवाल ये भी उठता है, जहां जिस तरीके से राजेश जी ने भी कहा कि भरोसा हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन इलेक्शन के टाइम पर ही इस तरह से ग्लोबल टाइम्स में एक खबर छपना जिसमें दोस्ती का जिक्र होना और कहीं ना कहीं चीन को इलेक्शन के दौरान ये एहसास होना कि अगर अब दोस्ती का हाथ नहीं बढ़ाया तो अगले 5 साल और शायद 2047 तक अगर हमने भारत के साथ हाथ नहीं मिलाया तो चीन का बहुत बड़ा नुकसान है। क्योंकि बाकी देशों में आपने देखा होगा जिस दौरान जंग हुई, जिस दौरान काफी लड़ाई झगड़ा हुआ, नुकसान हुआ, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मामले को सुलझाने के लिए और वहां पर कॉम्प्रोमाइज करवाने के लिए बुलाया गया। भारत की तरफ से फूड जो है और जरूरत की जो चीजें हैं वो एक्सपोर्ट कराई गई। तो कहीं ना कहीं आपने वो भी देखा होगा, पीएम मोदी जब विदेश में जाते थे तो उन्हें देखने के लिए लोगों की भीड़ इकट्ठा हो जाती थी। कहीं ना कहीं चीन को अब इस बात का एहसास हो चुका है कि भारत के साथ हाथ मिलाने का अब सही समय आ चुका है, अगर नहीं मिलाया तो नुकसान का सौदा हो जाएगा। देखिए प्रीति जी, मेरा ये मानना है कि जिस तरीके से चाइना के बारे में हम देख रहे हैं, चाइना विस्तारवादी और जिसको कहते हैं पूंजीवादी के साथ साथ चाइना एक व्यापारी देश भी है। और अगर किसी जैसे हमारे यहाँ कहा जाता है ना, किसी व्यापारी के मंगर में मार लीजिए, उसकी पीठ में मार लीजिए, उसको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब उसके पेट पे लात पड़ती है तो वो कहीं ना कहीं तिलमिला जाता है। आज चाइना के साथ भी कदाचित भारत को उसी नजरिए से देखना पड़ेगा। और जब मेरे हिसाब से जितना हमारा इंपोर्ट चाइना से हो रहा है, सरकार को इस बारे में गंभीरता से विचार करना चाहिए। क्योंकि आज जिस तरीके से हमारे अगर आंतरिक रूप से अगर मैं देखूं तो हमारे देश की जो एक बहुत बड़ी वर्क फोर्स है जो काम के लिए परेशान है, यानी कि वो रोजगार के लिए परेशान है। और दूसरी तरफ क्या है, दूसरी तरफ ये है कि हम लगभग आप ये समझ लीजिए 90 मिलियन डॉलर का हम इंपोर्ट कर रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि इन चीजों के ऊपर आपको विशेष ध्यान देना पड़ेगा और इसके अंदर सरकारों को उस तरीके से काम करना पड़ेगा जो धरातल पे जाकर के। आज की तारीख में मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है, आज जिस तरीके से विदेश नीति के ऊपर सरकार काम कर रही है, और इसके लिए मैं सबसे ज्यादा जो अगर किसी को बधाई का पात्र कहूंगा तो मैं एस जयशंकर जी को कहूंगा। जिस तरीके से उन्होंने अपने जो एक जिसको अपनी विदेश विभाग की जो अपनी एक टीम बनाई है, और किसी भी देश के साथ जो जब बायोलेटरल बात करते हैं तो वो जिस तरीके से तैयारी करते हैं, और इसके अंदर 2-3 चीजें यहाँ छूट गई है, मेरे हिसाब से चर्चा करनी जरूरी है। पहली बात, जिस तरीके से आपने देखा होगा पिछले 8-10 वर्षों के शासनकाल के अंदर हमें ऐसा लगा कि भारत कहीं अमेरिका की तरफ ज्यादा झुकता हुआ दिख रहा था, लेकिन अभी जो चाबहार एयरपोर्ट का, चाबहार बंदरगाह का जो वहां पे जो अभी भारत के साथ जो करार हुआ है ईरान को लेकर के, उसको लेकर के अमेरिका ने भी आंखें तरेरी, लेकिन भारत ने उसकी चिंता ही नहीं करी, उसकी परवाह ही नहीं करी। तो एक बात। दूसरी बात, आज तक ऐसा मेरे जीवन काल में प्रीति जी मैं देखता आया हूं कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो गोपाल सिंह चावला हो, चाहे वो नीचर हो, चाहे वो कोई भी हो, भारत के अंदर कितनी भी गंदी, कितनी भी भयानक गतिविधियां करके अगर बॉर्डर पार कर जाता है तो भारत केवल और केवल विनतियां करने के अलावा कभी ऐसा कुछ नहीं किया था। ऐसा क्या बीत गया कि कुछ वर्षों के अंदर कि कुछ अज्ञात लोग, आज फलाने अज्ञात ने फलानी जगह फलाने आतंकवादी की हत्या कर दी, आज फलाने अज्ञात बंदूकधारियों ने फलाने आतंकवादी को स्वर्ग में भिजवा दिया। कहने का तात्पर्य यही है, कहीं ना कहीं भारत उस हर चीज की तरफ हर वो जतन कर रहा है जो एक सशक्त और जिसको कहते हैं विकसित राष्ट्र को करना चाहिए, उस दिशा में भारत चल रहा है। लेकिन यहाँ पे जैसे मैं चर्चा कर रहा था कि सरकार अभी क्या है, आंतरिक लेवल पे, धरातल लेवल पे इन चीजों के ऊपर विशेष ध्यान नहीं दे रही। क्योंकि मैं इंपोर्ट की बात कर रहा था, इंपोर्ट तब तक नहीं बढ़ेगा जब तक भारत का जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर जिसको कहते हैं, हमारे घरों के अंदर जो फैक्ट्रियां लगी हुई हैं, जो जिसके अंदर 2 लोग काम करते हैं, 4 लोग काम करते हैं, 10 लोग काम करते हैं, यानी जिसको हम कहते हैं असंगठित क्षेत्र के अंदर जो है, वहां तक अगर सरकार नहीं पहुंचेगी, जिस तरीके से मैं तो हर बार
सरकार से मांग करता हूं, प्रधानमंत्री जी को भी मैंने चिट्ठी लिखी है। जैसे आप 50-50 लाख की गाड़ियां फाइनेंस कर देते हैं, 4 लाख रुपए देकर के आप 50 लाख की गाड़ी ले आइए, उसी तरीके से ये जो छोटे लघु और मध्यम उद्यमी है, इनके लिए आप ऐसे ही जो करोड़ करोड़ 50-50 लाख की जो अत्याधुनिक जो मशीन है, यानी कि बीएमसी, जो एसएमजी, जो सीएनसी, जो जो ऑटोमेटिक मशीन है, इनको आप फाइनेंस करवाइए, बहुत कम ब्याज पे फाइनेंस करवाइए। उसके बाद में देखिए भारत के उत्पादन की स्पीड देखिए, गुणवत्ता देखिए और उस लागत मूल्य देखिए, कहीं ना कहीं चाइना पीछे छूट जाएगा भारत से। क्योंकि भारत का ब्रेन आज सबके सामने, एक जमाना हुआ करता था जब भारत को काउ शिट कंट्री कहा जाता था, जब भारत को सांप सपेरों का देश कहा जाता था। आज सबके सामने है कि उसी भारत के लाल जब उनकी उंगलियां माउस पे नाचने लगती है तो पूरी दुनिया गोल गोल घूमना चालू कर देती है। तो यानी कि जो भारत के सुपुत्र, जो भारत के लाल जब अपने माउस के ऊपर उंगलियां घुमा करके अगर पूरी दुनिया को घुमा सकते हैं, तो ये जो भारत के यहाँ पे जो जिसको कहते हैं जो वर्क फोर्स है, वो आप ये समझ लीजिए एक्सपोर्ट में, इंपोर्ट में, उत्पादन में भारत कहीं भी चाइना को टिकने नहीं देगा। लेकिन वास्तविकता यह है कि सरकारों को भी इसके लिए बड़ी बारीकी से सोचना चाहिए और ऐसी ऐसी जो व्यवस्थाएं बनानी चाहिए। हालांकि बना देते हैं व्यापारी आयोग, लेकिन वो एक संस्थाएं बन जाती हैं, गाड़ियां ले लेते हैं, बंगले ले लेते हैं, सरकारी सुविधाएं ले लेते हैं, लेकिन धरातल पे कोई कार्य नहीं करते। तो इस वजह से कहीं ना कहीं आज इंपोर्ट, यानी कि भारत का एक बहुत बड़ा विदेशी मुद्रा जो है, वो आप ये समझ लीजिए हमारे यहाँ माल के कंजम्पशन के लिए बाहर हमें भेजनी पड़ती है। और वरना मेरा यह मानना है कि आज की तारीख में देश उस सामर्थ्य की ओर बढ़ रहा है कि जब चाइना जैसे देश हमारे पीछे पीछे दौड़ेंगे। ठीक है। और निरंजन पोद्दार जी, आपसे जान लेते हैं, क्या भारत के लिए अच्छा वक्त आने वाला है अगर चीन के साथ दोस्ती होती है तो? देखिए प्रीति जी, आपको ये चीज भी समझनी पड़ेगी, भारत के साथ एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति और भी है, और वो ये है कि जैसे हमारे यहाँ देसी कहावत है ना कि पूरे गांव से लड़ा लेकिन घर में आकर के हारा। हमारे यहाँ आंतरिक रूप से कुछ राजनीतिक लोग या कुछ आंतरिक रूप से, जैसे आपको पता है जनरल बिपिन रावत जी कहा करते थे कि भारत को 2.5 मोर्चों के ऊपर लड़ना पड़ता है। तो वो जो 0.5 वाला जो मोर्चा है ना, कहीं ना कहीं वो भारत को वो ज्यादा दुखी करता है। और वरना जो आप कह रहे हैं कि जो आसान बीत या सुखद या बहुत अच्छे दिन या उस चीज की हम बात करें, तो निश्चित रूप से देखिए हमारे यहाँ जिसको कहते हैं ना कि जब आप समृद्धशाली होते हैं, जब आप पुरुषार्थ करते हैं, तो वो कहते हैं ना कि कर बुलंदी को बुलंद इतना कि खुदा खुद बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। तो उसी तरीके से अगर आप सामर्थ्यशाली होंगी, तो जिस तरीके से आज आपके योगा को 160 देश योगा डे के रूप में मनाते हैं, जैसे आज आपकी आयुर्वेदा को विदेश भाग भाग करके उसके ऊपर थीसिस कर रहे हैं, जैसे आज आपके जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को पूरा विदेश आज भारत कहीं जाता है तो विदेशी राष्ट्राध्यक्षों को ताजमहल का प्रतीक चिन्ह भेंट नहीं करता है, आज वो गीता भेंट करता है प्रीति जी। तो कहने का तात्पर्य वो गीता को जिस तरीके से माथे से लगाते हैं विदेशी राष्ट्राध्यक्ष, तो कहने का तात्पर्य ये है कि आपके अंदर आपका आत्मबल होना चाहिए, आपके अंदर पुरुषार्थ होना चाहिए और आपके अंदर एक दृढ़ निश्चय होना चाहिए। उसके बाद में सारे के सारे आपके सामने नतमस्तक होने अनिवार्य हैं। ठीक है। हाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।